वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जो एआई समिट है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है और वो 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक नई दिल्ली के अंदर है। लेकिन इस चकाचौंध में जो है एक खबर जो बहुत महत्वपूर्ण है वो कहीं छुप सी गई है और वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये जो खबर है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है ये भारत को आगे लेकर के जाएगी, यानी कि फ्यूचरिस्टिक है। देखिए हुआ क्या है, विशाखापट्टनम के अंदर एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ है और वहां पर लगभग 175 बिलियन डॉलर का जो है निवेश के लिए सहमति जताई है दुनिया की बड़ी बड़ी जो टेक जायंट्स हैं उनके द्वारा। और एक बहुत बड़ा जो एआई डेटा सिटी के रूप में इसको स्थापित करने की जो बातें हैं वो हुई है और यह कहिए कि एमओयू एक तरीका से इस पर हो चुका है। एआई डेटा सिटी सेंटर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जो है ये बनने वाला है। परियोजना का जो विशाल पैमाना और क्षमता आप समझ सकते हैं कि लगभग 175 बिलियन डॉलर का जो निवेश है वो यहां पर आया है। लगभग 760 जो परियोजना है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो शामिल की गई हैं। और आप जानते होंगे इसका अपना जो आकार है, ये पूरी जो सिटी बनाई जाएगी एआई सिटी, इसका आकार इतना ही है जितना कि ताइवान का आकार है। आप समझ गए, ताइवान का जितना आकार है उतने आकार की जो सिटी है ये बनाई जाएगी। अच्छा, आप ये दिमाग में जरूर आया होगा, दो तीन क्वेश्चन देखो सबके दिमाग में आने चाहिए और आए ही होंगे कि पहला तो ये कि यार ऐसा भारत में है क्या कि इतना बड़ा समिट भारत के अंदर हो रहा है और ये इस तरीका का जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं ये भारत के अंदर बनाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा है क्या भारत के अंदर? देखो ये तो सब बता रहे हैं कि ये हो रहा है, ये मेमोरेंडम हो चुका है, ये कंपनी भारत में आ चुकी है इस तरीका से, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। कारण क्या है? अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और अपनी सोच का विस्तार करना है, समझ गए, विस्तार करना है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि ये मतलब है क्या, ये हो क्यों रहा है, ऐसा भारत के अंदर है क्या। दुनिया ने तो यही दिखाया ना, अभी तक तो कहते थे कि सपेरों का देश है, गरीबों का देश है, इतनी गरीबी, इतनी पॉवर्टी, फलाना ढिकाना, ये सब बोलते थे ना। लेकिन आज क्या इनकी ऐसी दिक्कत है कि भारत की ओर लगातार भाग रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप रुकिए, थोड़ा आप रुकिए। और दो प्रश्न हैं, पहले इन पर विचार कर लीजिए एक बार। और ये दो प्रश्न जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हो सकता है कि आप इनके आंसर जानते हो। अगर आप इनका आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको जब मैं पढ़ा दूंगा तो लास्ट वाली स्लाइड पर इनके आंसर आपको मिल जाएंगे और उनके एनालिसिस भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी आपको इन पर अपने विचार करने हैं, सिर्फ आपको आता नहीं आता वो ज्यादा मैटर नहीं करता। देखिए विशाखापट्टनम एआई डेटा सिटी के संदर्भ में क्या है सही, ये आपको विचार करना। और स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं और उसके बाद में 4 इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला देखना, इस प्रोजेक्ट का दायरा जो है वो ताइवान देश के कुल साइज के बराबर होगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, गूगल ने यहां अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश किया है, दूसरा। तीसरा, इसकी डेटा होल्डिंग क्षमता का लक्ष्य 6 गीगावाट रखा गया है, तीसरा। अब आपका विकल्प देख सकते हैं, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 3 सही है, या सभी सही है। तो अब आप अपना जो आंसर है आप जानते हो शायद, और नहीं जानते तो आप विचार करें। आगे देखना, दूसरा प्रश्न है, विशाखापट्टनम को एआई हब के रूप में चुनने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी यानी कि टेक्निकल रीजन क्या है। अब आपके पास में 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है, यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है जो सस्ती बिजली देगा। दूसरा विकल्प है, सिंगापुर के साथ ही सीधी जो अंडर वाटर केबल कनेक्टिविटी जिससे लेटेंसी जो होती है वो बहुत ही कम हो जाएगी। तीसरा, यहां पर लिथियम के विशाल भंडार पाए गए हैं जो चिप निर्माण में काम आएंगे। और चौथा, यह क्षेत्र पूरी तरीके से भूकंप रहित यानी कि सिस्मिक फ्री जोन में आता है, इसलिए है। अब आपको पता होगा कि इनका आंसर क्या है, अदरवाइज मैं आपको बता ही दूंगा। आइए थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं एक बार, और मैं आपको बताऊंगा इसे प्रिसीजन से। देखना, विशेष वैश्विक निवेश और तकनीकी बढ़त, और वो प्रश्न याद रखना, उन्होंने थोड़ा सा आगे बताने वाला हूं, ये होता क्यों है, ये हो क्यों रहा है, उसके कारण जानेंगे। लेकिन थोड़ा पहले प्रिसीजन में देख लेते हैं। प्रमुख कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और रिलायंस और एनवीडिया, और इसके साथ छोटे छोटे जो और भी ग्रुप में 2-2 3-3 कंपनी एक साथ आई हैं। भारत के बजट के अंदर रखा गया था कि हम 5 साल के अंदर लगभग 70 बिलियन डॉलर का जो निवेश है वो लेकर के आएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि लगभग 50 बिलियन डॉलर का निवेश आ चुका है। कितना? 50 बिलियन डॉलर का निवेश आ चुका है। अब ये निवेश तो आ चुका है, लेकिन अब हमारा टारगेट यहां नहीं बचा, कहां हो गया? 178, 180। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि यहां नहीं रुकेगा, ये आपको 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा इस 2026 के एंड तक ही, ये याद रखना। और जब मैंने ये बोला था तो अलग अलग चैनल से मैं वीडियो बनाता रहता हूं, तो वहां पर डाला है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको उस चैनल का उस लिंक प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो का। तो देखिए, अब मैंने जब ये बोला था तो लोगों को लगा था कि ये बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना सर,
तो वो, लेकिन ज्यादा नहीं है। ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास ऐसे डेटा है, और ये जो डेटा है पर्दे के पीछे वाले डेटा है, याद रखना। तो अभी जो लोग बना रहे हैं ना, वो जो वीडियो में पहले 10 दिन पहले बना चुका हूं, लोग अभी उसे बनाएंगे 10 दिन के बाद में, और ये इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि मेरे पास अलग तरीका का जो है रिसोर्स है। आगे देखना, अब इनके द्वारा लगभग $50 बिलियन की जो है वो निवेश कर चुके हैं एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और रिलायंस के साथ मिलकर के छोटे छोटे और भी जो कंपनी है वो। और देखते हैं विश्व के जितने भी टेक जाइंट्स हैं वो भारत के अंदर आ रहे हैं। संपूर्ण एआई इकोसिस्टम का जो निर्माण है वो भारत के अंदर होगा, माइक्रो प्रोसेसर से लेकर के डेटा सेंटर्स तक, एआई हब, एआई मॉड्यूल्स, आप जानते हैं सर्वम भारत के द्वारा। और सर्वम जो है अपने आप में कितना काबिल है उसके लिए अलग वीडियो बनाई है। एआई चैट जीटीपी हो या डीप सीक हो या जेमिनी हो, अगर भारतीय भाषाओं की हम बात करें तो लिंगुअल डाइवर्सिटी उसके अंदर इनसे कहीं भी ज्यादा है, लगभग 30 से 40% आप देखोगे इनसे ज्यादा है। और सिर्फ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ही नहीं, आप जानते होंगे ओसीआर के विषय में, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसमें भी लगभग कितना उनसे जो है लगभग 20%, 24% जो है ज्यादा है सटीकता है। मतलब आप जानेंगे कि एफिशिएंसी के रूप में हमारा जो मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल पर बनाया गया है, तो एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा और एक सटीकता यानी कि प्रिसीजन बहुत ज्यादा है। इसलिए आप देखोगे, आगे मैं इसके विषय में और बताऊंगा, वीडियो अलग से वैसे बनाई है। देखना 6 गीगावाट जो डेटा की होल्डिंग होने वाली है, जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें अब एक विकल्प आपको मिल गया होगा वहां पे। आगे देखना, इसमें 3 गीगावाट के लिए पहले ही समझौते हो चुके हैं और 3 गीगावाट जो है और जोड़ करके ये 6 गीगावाट हो जाएगा। विशाखापट्टनम जो है वहां से सीधा जो सिंगापुर है, यहां से एक अंडर वाटर सी लेवल केबल जो है बिछाई जाएगी, जिससे यहां को सीधा कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे लेटेंसी जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि हाई स्पीड डेटा जो ट्रांसफर हो पाएगा। भारत की पहली एआई डेटा सिटी जो विशाखापट्टनम बन चुकी है, लगभग 175 बिलियन का निवेश है और ये जाएगा 200-250 तक। मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आगे देखना। अब ये तो मैंने आपको बता दिया और इसमें से आपको मिल भी गया होगा, बाकी आगे मैं बता दूंगा। देखना, अब देखिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, और अब वही जो प्रश्न जो शुरू में हमने पूछे थे उनके जवाब देने के समय आ चुके हैं। पहला रिवॉल्यूशन जो हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसके अंदर क्या महत्वपूर्ण था? मशीनीकरण। जानते हैं ना कि किस तरीका से ब्रिटेन के द्वारा भारत के अंदर जो हमारा हथकरघा जो उद्योग था उसको कैसे नष्ट किया था। क्योंकि आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी के अंदर ही ब्रिटेन के अंदर ये रिवॉल्यूशन आया था और उन्होंने मशीनीकृत जो कपड़े थे उनको ला करके भारत का जो कच्चा माल वहां ले गए और वहां से बने हुए कपड़े यहां बेचे, और इस तरीका से भारत का पूरा जो इकोसिस्टम बना हुआ था उसको खत्म किया और बेरोजगारी पैदा कर दी पूरी तरीका से। इनके द्वारा ही फेमाइन क्रिएट किए गए भारत में। आगे देखेंगे, दूसरा जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके अंदर तेल और बिजली, यानी कि जिसका तेल पर होल्डिंग है, जिसकी बिजली पर होल्डिंग है, वही है सुपर पावर। पहली में सुपर पावर रहा ब्रिटेन। आगे देखेंगे तेल और बिजली, इसमें मिले जुले जो सुपर पावर है वो आते हैं मिडिल ईस्ट के कंट्री और अमेरिका। बिना अमेरिका के तो कुछ भी नहीं है। तीसरे में आता है, थर्ड रिवॉल्यूशन में है कंप्यूटर और आईटी सेक्टर, इसमें पूरी तरीका से बादशाह रहा अमेरिका और इसकी जो थोड़ी थोड़ी जो छाया है वो भारत पर भी रही। किस तरीका से हमारा जो 2000 के बाद में 2008 के आसपास देखोगे दुनिया के अंदर अमेरिका का जो सुप्रीम संकट जो था वो पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी थी 8 से 10% से ग्रो करती रही। तो ये वही कारण था। और चौथा रिवॉल्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिवॉल्यूशन, और इसका केंद्र बनना है भारत। अब आता है वही प्रश्न कि क्यों बन रहा है, ऐसा क्या है? हम तो सपेरों के कंट्री थे, हम तो गरीब मुल्क थे, हमारे यहाँ तो ये पॉवर्टी है, हमारे यहाँ तो भूखमरी है, लेकिन इनके क्या जरूरत है? तो अमीर देश यहाँ क्या कर रहे हैं फिर आकर के? आइए समझाता हूं आपको, थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। देखिए, पहला कारण है कि भारत के पास जो कार्यशील जनसंख्या है, जो कार्यशील जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना पता है आपको? उसका प्रतिशत है 28 वर्ष एज का, लगभग 28 वर्ष का एज। ये है कितना है? ये कितना है हमारा? हर 2 साल में 2.5 करोड़। कितना है? हर 2 साल में 2.5 करोड़, यानी कि 28 वर्ष के युवा हर 2 साल में 2.5 करोड़ हमारी कार्यशील जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, आगे सुनिए, दूसरा और सुनिए। भारत के अंदर ना सिर्फ जो मेल पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि लगभग 31% तक जो है, 31 से 34% के आसपास जो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट है वो भी बढ़ रहा है। और एज क्या है? 28 वर्ष। और तीसरा भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर आप देखोगे तो उनका जो एवरेज एज जो है 67 से लेकर के 65% लोग ऐसे हैं जिनकी आयु अभी कितनी है? 35 वर्ष से कम है। कितनी? 35 वर्ष से कम है। आप कहोगे इससे क्या हो जाएगा? इससे होगा, आपको अभी चौथे पर पता चलेगा। अब चौथा आप जानिए, चौथे में यह है कि 2029 से 30 के बीच में, 2029
29 से 30 के बीच में भारत के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिली के जो परिवार होंगे, जो टोटल पॉपुलेशन होगी, उसकी आबादी होगी कितनी? 100 करोड़। कितनी? 100 करोड़। आप समझ गए अब इसकी गंभीरता, यानी कि परचेजिंग पावर कितनी होगी। और ये जो मिडिल क्लास के जो लोग होंगे, इनकी परचेजिंग पावर क्या होती है, और जब इनको जोड़ लोगे ये 28 वर्ष के साथ में, इस 35 वर्ष के साथ में, तो कितने खतरनाक जो आंकड़े निकल करके आएंगे। अब आपको थोड़ी सी दूसरी ओर जाइए, अभी मैं थोड़े से आंकड़े आपको तुलना करके बताऊंगा। अगर आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर, पांचवा छठा जो भी है, ये यूरोप के अंदर आप अगर जाओगे तो जो कार्यशील जनसंख्या है उसका एवरेज एज पता कितना है? 40, 44, 48, 49। यानी कि 40 वर्ष जो है वो चाइना का है, 44 वर्ष देखोगे अमेरिका का है, यूके का देखोगे, जर्मनी वगैरह का तो 48 वर्ष है, और किसी का जो है 49 है। यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसा विकसित विश्व कहते हैं, उसका जो एवरेज एज है वो 40 से ऊपर है। चाइना बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन है, और अमीर हुए हैं, लेकिन अमीर से पहले वो ज्यादा से ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। अब बूढ़े लोगों को क्या चाहिए मुझे बताइए? परचेजिंग पावर होती है क्या बूढ़े लोगों की? नहीं होती। उनको दवाई चाहिए, उनको हेल्थ केयर के कुछ थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट चाहिए। वो डिजिटल गैजेट्स का क्या करेंगे? वो सेमीकंडक्टर का क्या करेंगे? अब जो डिजिटल जो आते हैं बीपी वगैरह चेक करने के, वहां पर छोटा सा सेमीकंडक्टर लगता है, उतना होना चाहिए। तो अब उनकी परचेजिंग पावर है ही नहीं, तो ऐसी पॉपुलेशन का क्या करोगे? अच्छा, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसके साथ साथ क्या होता है कि जब एजिंग पॉपुलेशन होती है तो जो वर्क फोर्स है उसकी भी जो एक तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ में उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। यानी कि कॉस्ट क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि अब लोग इतने हैं ही नहीं संख्या में, इसीलिए ना तो कंजप्शन बचा है, ना तो पार्टिसिपेशन जो है लोगों का बचा है इसके अंदर, ना ही उनके पास यूथ है, ना ही उनके पास में डेमोग्राफी डिविडेंड है, और कुछ भी नहीं है, लेकिन स्किल है, स्किल है, टेक्नोलॉजी हो उनके पास में। अब करेंगे क्या? आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप सोचिए आपके पास पैसा है, लेकिन डॉक्टर ने मना करा है कि आप कुछ नहीं खा सकते, आप सिर्फ हवा ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। अब उस पैसे का करोगे क्या? करोगे क्या मुझे बताइए? तो यही स्थिति जो है इन यूरोप की कंट्री की बन चुकी है कि सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है और मां है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? कंजप्शन ही नहीं है। पूरी तरीके से जनसंख्या जो है वो इतनी बुजुर्ग होती जा रही है, जो टीएफआर है यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.5 1.2 ऐसा हो चुका है, जो कि कम से कम 2.1 होना ही चाहिए, लेकिन वो कहां है? 1 के आसपास, किसी का तो 1 के नीचे चला गया। जापान जैसे कंट्री है, स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री है। आप सोचिए ऐसे कंट्री के अंदर ना तो डिमांड है, और जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई होने का मतलब ही नहीं बनता। तो टेक्नोलॉजी का करोगे क्या? तो फिर आएगा भारत। भारत जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत जो है अब पूरी दुनिया के लिए, आपने देखा बजट के अंदर हमने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो रखा है, जो हमारे मिनरल्स हैं, और हमने कॉरिडोर बनाया है जिसके अंदर लगभग 4 स्टेट आए हैं, और उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक। यानी कि इनके अंदर जितने भी जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, उनके जो रॉ मटेरियल्स है वो पाए जाते हैं, और इसकी प्रोसेसिंग के लिए आप जानते होंगे हम अमेरिका के साथ मिलकर के भी, और 2029 तक हमारा प्रोजेक्ट है कि हम जो है आत्मनिर्भर बन जाएंगे क्रिटिकल मिनरल्स में। तो हमें कहीं हम बेचेंगे नहीं, तो हम किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आप समझिए ये स्थिति, हमारे पास क्या है? परचेजिंग पावर है, हमारे पास क्या है? कार्यशील जनसंख्या है, हमारे पास क्या है? हमारे पास उड़े देश का आम नागरिक स्कीम है, जिसके अंदर ये सब चीज चाहिए। जो डिफेंस वाला एविएशन में हमारी अलग हो रहे ना, उसका भी जवाब इसी में छिपा हुआ है कि ये डिफेंस की जितनी भी कंपनियां हैं भारत में क्यों आ रही है लगातार, चाहे वो सेफ्रॉन हो, या जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका का हो, या फिर वो रूस की कंपनी हो, या वो जापान की कंपनी हो, सब हमको कह रहे हैं कि लीजिए जी हमारा जो आप फाइटर जेट ले लीजिए, हमारे फाइटर जेट का इंजन ले लीजिए, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। आखिर इनका हृदय इतना ज्यादा कैसे ये निर्मल हो गया? ये हृदय निर्मल नहीं हुआ है। ये करेंगे क्या? इनको चाहिए लाभ। लाभ के लिए क्या है? डिमांड होनी चाहिए, और डिमांड कहां से आएगी? डिमांड यहां से आएगी, भारत से, क्योंकि भारत के पास ये सब कुछ आंकड़े हैं। आज के बाद आपको समझ आ जाएगा कि भारत क्यों आ रहे हैं ये सारे। अच्छा, एक और देखिए, एआई के अंदर जितना भी टैलेंटेड पूल है पूरी दुनिया के अंदर, वो 20% भारत से आता है। आप सोचिए, दुनिया के अंदर जितना भी टैलेंटेड पूल है उसका 20% भारत से आएगा। अब सोचिए, टैलेंट यहां पर है, कंजप्शन यहां पर है, डिमांड यहां पर है, मार्केट यहां पर है, तो फिर दुनिया में रहकर के करेंगे क्या ये एमएनसी? आप सोचिए इस बात को। उसके बाद में आप जानते ही होंगे, भारत के द्वारा ना केवल सिलिकॉन चिप का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी भी बोलते हैं, इसका निर्माण, आईसी जो होती है ना वो सिलिकॉन की है, लेकिन हमने सिलिकॉन की नहीं, ये तो होगा बहुत पुराना। लेकिन भारत के अंदर जो चिप बनाई जा रही है वो गैलियम नाइट्राइड की बनाई जा रही है। आप सोचिए, गैलियम नाइट्राइड की चिप लगभग आप सोचिए कि 1000 गुना टेम्परेचर सहन कर सकती है। यानी कि जहां पर आप सिलिकॉन की चिप देखते हैं वो 100
100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाकर के उसकी जो अपनी एफिशिएंसी है वो कंप्रोमाइज हो जाती है और क्रैश करने लगता है आपका लैपटॉप और कंप्यूटर जो भी चलाते हैं। लेकिन आप गैलियम नाइट्राइड का समझ रहे हैं, पावर कंजप्शन एकदम आधे से भी कम है। आप देखेंगे हीटिंग एकदम कम है, क्योंकि जो उसका जो अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सीधी धारा में चलते हैं, जिगजैग करके नहीं चलते। अगर सीधे चलेंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, यानी कि हर तरीका से। अच्छा, इसकी प्रोड्यूसिंग कहां हो रही है गैलियम नाइट्राइड की? आप गूगल करके पढ़ना, इसकी जो प्रोड्यूसिंग है उसके लिए हमने जो न्यू रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्लांट जारी हो चुका है और 10,000 करोड़ लगभग 10 बिलियन का बजट, देखना 10 बिलियन का बजट इसके लिए हमने रखा है। और 2030 तक 10 मिलियन चिप जो है हर साल प्रोड्यूस करेगी ये कंपनी। गूगल करके पढ़ना इसका आंकड़ा क्या कहता है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि चेन्नई के अंदर हमने अपनी लगभग पहली, और अगर वैसा देखा जाए तो हमने कार्यशील में 3 और हैं अभी, लेकिन पहली ऐसी फैक्ट्री बना ली जैसा डार्क फैक्ट्री कहते हैं, यानी कि पूरी तरीका से ह्यूमनलेस। यहां ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, यानी कि 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जो है लगातार कार्य कर रहे हैं। कौन? रोबोट्स, पूरी तरीका से रोबोट्स कार्य कर रहे हैं। आप सोचिए कि जहां ये कंडीशन हो तो भैया निवेश कहां आएगा? चाइना में आएगा क्या? जापान में आएगा क्या? जरूरत ही नहीं। बूढ़े लोग हैं, क्या चाहिए उनको? तो हेल्थ की कोई टेबलेट्स चाहिए, और वो कहां से आ रही है? भारत से आ रही है। एपीआई कहां से आ रहा है? भारत में है। भारत दुनिया का 100 यानी कि जो दुनिया के अंदर, आप जानते होंगे ना, अमेरिका ने हम पे टैरिफ लगाए थे, लेकिन हमारे फार्मास्यूटिकल पर नहीं लगाए थे। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट चौपट हो जाती। तो जो वहां पर एक $100 की है, भारत उसे $10 की बेच रहा है वहां पर। पूरे अफ्रीका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो एपीआई पर हम थोड़ा सा जो निर्भर है वो चाइना के ऊपर जरूर है, लेकिन उसके डिजाइन और उसको बना करके रिफाइन करने में और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में, एफिकेसी बढ़ाने में, इसमें भारत को जो महारत हासिल है। अफ्रीका हो या अमेरिका हो या यूरोप के कंट्री हो, भारत पर ये जो जेनेरिक मेडिसिन है उनके लिए जो निर्भर है, समझना इस बात को। तो भारत वो नहीं है जिस तरीका से आपको दिखाया जाता है, जिस पिक्चर को तुम्हें दिखाया जाता है ना, वो भारत नहीं है। आज देखना जो भारत मैंने आपको दिखाया है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। 5 बिलियन किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। लगभग 17.5 बिलियन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। लगभग 1 बिलियन से ज्यादा रिलायंस और उसकी जो और अलायंस है उनके द्वारा। और एक एनवीडिया के द्वारा भी जो लगभग 17-18 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं। 50 बिलियन के आसपास है। सिर्फ डेटा स्टोरेज नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर बन रहा है। और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि किस तरीका से जो एनवीडिया के सीईओ हैं उनके द्वारा कहा गया था कि देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि एआई आ रहा है तो इससे जो है व्हाइट कॉलर की जॉब ही जनरेट होंगी, नहीं, ब्लू कॉलर की जो जॉब है वो भी जनरेट होंगी। यानी कि हर डेटा सेंटर जो है वहां से आप देखेंगे मोर देन 10,000 जॉब जो है वो जनरेट होने वाली है। 10,000 हर डेटा सेंटर से। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, जो अलाइंड इंडस्ट्री जो होती है ना, उनमें बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है। सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, क्योंकि जब बनाओगे तो ये तो चाहिएगा ही। समझ गए मेरी बात? तो ये सारा उन्होंने बताया था, मैंने ऐसा नहीं, अब जाकर के पढ़ना सीईओ ने क्या बोला है। अब मैंने इसके लिए वीडियो बनाई थी, अगर मुझसे कहोगे तो मैं उसका आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। सर्वर मैन्युफैक्चरिंग होगी, जीपीयू और एआई चिप्स निर्माण ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। एडवांस कूलिंग सिस्टम डिजाइन करने होंगे, ये सब भारत के, पूरा इकोसिस्टम भारत के अंदर बन रहा है। विशाखापट्टनम ही क्यों है, जो उसका जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो भी देखिए। एक तो क्या है, भीड़ भाड़ से दूर है, कोई भी कंजेशन यहाँ पर नहीं है। नेचुरल कूलिंग जो है वो समुद्र का किनारा है, तो पानी जो है वो वहां से लेकर के इसको जो है बंगाल की खाड़ी में आराम से पानी लेकर के ठंडा कर गर्म पानी से है लिया जाएगा, क्योंकि ये हीट जनरेट करता है ना पूरा जो सर्वर होते हैं, तो सर्वर को ठंडा करने के लिए पानी लिया जाएगा, एक ओर से प्रवेश करेगा, गर्म होकर के नीचे निकल आएगा। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, आप जो शुरू में मैंने बताया था कि वहां पर जो है सन प्लेट जो है कुछ तरीका से लगाई हुई है। आगे देखना, विशाखापट्टनम ही क्यों, कनेक्टिविटी। और देखिए, इसके अंदर सिंगापुर से जो अंडर सी जो केबल आएगी वो आपको सीधा सिंगापुर से यहां आएगी। क्यों? क्योंकि जो लेटेंसी है वो कम हो और हाई स्पीड डेटा जो है वो आना चाहिए। अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट स्पीड हो गया, और निर्बाध बिजली आपूर्ति, जो मैंने आपको बताया, ग्रीन एनर्जी एक तरीका से मिलने वाली है। अब नेतृत्व और इतिहास की पुनरावृत्ति वही है कि 1966 में जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट वो आया था, लेकिन आप देखेंगे आज जो मंत्री जो है वो स्टैनफोर्ड के एलुमनी है और पढ़े हुए हैं, इसलिए उनका जो विजन है काम आया। और 2024 में वाइजैग एआई सिटी गूगल माइक्रोसॉफ्ट के लिए जो है तैयार की गई, और इसी तरीका से आज जो देख रहे हैं ये उसी का जो है परिणाम है। क्या एआई से नौकरी खत्म होंगी? मैंने उसको बता दिया कि सीईओ ने, एनवीडिया के ने बोला है कि नौकरी बढ़ेंगी, हाँ, स्किल सेट चेंज हो जाएंगे, यानी कि जिस तरह के स्किल सेट अभी थे वो बदल जाएंगे, बस नए स्किल सेट चाहिए। आगे देखना, पुरानी जॉब जो है वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन नए स्किल सेट्स के साथ में आप जो है
आएंगे, और हाई स्किल जॉब के साथ साथ ब्लू कॉलर जॉब भी आएंगे। अगर वो लेक्चर आप पूरा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आगे देखना, ब्रेन ड्रेन रोकना, एक ये भी इसका उद्देश्य है कि भाई अब हमारे यहीं पे जो है वो ब्रेन जो बाहर जा रहा था अब अपने ही देश में काम करेगा, क्योंकि बाहर से तो वही लोग ही यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। ऐसा है ना कि अगर रिश्तेदारी तुम्हारे घर आ रहे हो तो तुम रिश्तेदारी में जाकर क्या करोगे, वही स्थिति हो गई। आगे देखना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, डेटा सेंटर, डेटा लोकलाइजेशन। और आप जानते हैं कि लगभग 2047 31 मार्च 2047 तक जो है टैक्स हॉलीडे जो है हमारी सरकार ने दे दिया है। अगर आप यहाँ निवेश करोगे, डेटा सेंटर्स बनाओगे, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है यहाँ पे। देखिए कितना मजे की बात है, और इतना बड़ा पॉपुलेशन और ये सब मिल ही रहा है। आप एआई मॉडल्स को टेस्ट कर रहे हैं फ्री में। आप जानते होंगे कि चैट जीटीपी और गूगल जेमिनी ये सब जो है अभी फ्री है। क्यों? क्योंकि वो मॉडल्स बनाए जा रहे हैं और वो टेस्ट करे जा रहे हैं, और ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करके बाद में इसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। और जब ये पूरे ट्रेंड हो जाएंगे तब ये इसको पेड कर देंगे। फिर वही जैसे जियो के अंदर हुआ था ना कि शुरू में फ्री और बाद में फिर बिजनेस मॉडल है। आगे देखना, थर्ड ग्लोबल पोल, यूएस, चाइना और इंडिया जो है, अब भारत जो है तीसरा पोल बनकर के उभर रहा है। तो आज यही है फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रताप है, और आप जानते हैं कि मैंने जो है अपने जो अलग तरीका से एक डिजाइन किया हुआ है हमारी ऐप पर, वो आपको मैं वीडियो लगाई देता हूं, आप उसका देख लेना और आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे देखना, अच्छा, आपके जो दोनों प्रश्न हैं उसके उत्तर आप देख सकते हैं। प्रारंभिक प्रश्न के उत्तर ये हैं, पहले का है डी और दूसरे का है बी। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। व्हाट्सअप, अगर आप पर्सनली मुझसे चैट चाहते हैं और आपकी जो समस्या है उसका आंसर चाहते हैं तो व्हाट्सअप से जुड़ जाना। पीआरएस ऑफिशियल मेरी ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना, और वहां पे बहुत ही सस्ता जो है कंटेंट मैंने प्रोवाइड 3-400 रुपए में लाइफ टाइम के लिए आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। डाउनलोड करके अपनी गैलरी में रख लेना, हमेशा उसको एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए यही, आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।